नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है एन जितेंद्र विश्वकर्मा ने। विश्वकर्मा जी, आपने बताया कि आपकी एज है 30 ईयर्स की और आप 6,000 रुपये की एसआईपी करना चाहते हैं। 20 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन यानी कि निवेश की अवधि है और 50 लाख रुपए आप इकट्ठा करना चाहते हैं। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपका टारगेट 50 लाख रुपए का है 30 साल के बाद में, तो आपको टारगेट बढ़ाना होगा, क्योंकि यदि आप 6% की महंगाई दर भी मानकर चलें तो 30 साल के बाद 50 लाख की वैल्यू करीब करीब 8,70,000 के आसपास रह जाएगी। अगर आपका प्लान ये है कि आप पैसे इकट्ठा करें और फिर आप SWP के जरिए रेगुलरली पैसा विड्रॉ करें, तो फिर 50 लाख नहीं, आपको ये अमाउंट बढ़ाना होगा। अब बात करते हैं स्कीम्स की। GM फ्लेक्सी कैप फंड में आप 1,500 रुपीज़ की SIP कर रहे हैं। UTI नेक्स्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1,000 रुपीज़ की SIP, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 500 रुपीज़ की SIP और 1,000 आपने लमसम किया है। निप्पॉन इंडिया 250 स्मॉल कैप फंड में 1,000 रुपीज़ की SIP कर रहे हैं, इंडेक्स फंड में यानी कि, और UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 में 1,000 रुपीज़ की SIP और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड में 1,000 की आप SIP कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो आपने बनाया है जहाँ पर आपका माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है। मुझे लगता है कि यदि 6,000 रुपये का निवेश करना है आपको, तो आपको सिर्फ 2 या 3 स्कीम से शुरुआत करनी चाहिए थी। एक इसमें लार्ज कैप फंड हो सकता है, दूसरा फंड आपका मिड कैप फंड, या बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप 2 फंड अगर चुनें, एक मल्टी कैप फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड। और GM फ्लेक्सी कैप फंड जो आपने चुना है उसमें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कुछ है, तो ये बेहतर होता। अभी मैं एक बात आपको बताता हूँ, आप क्या कीजिए, एक GM फ्लेक्सी कैप फंड में SIP जारी रखिए। आपको 6,000 रुपये करने हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इसको, 1,500 की जगह 2,000 रुपये आप GM फ्लेक्सी कैप फंड में SIP का अमाउंट रखिए। उसके अलावा आपके पास एक मिड कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल 150 मिड कैप फंड, जहाँ पर 500 की SIP चल रही है। इसमें आप थोड़ा SIP का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, और ये एक इंडेक्स फंड है मिड कैप में, बल्कि मैं तो कहूँगा यदि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो है वो ले लें आप, जो कि एक्टिव फंड है, वो बेहतर रहेगा। वहाँ पर आप 1,000 रुपये की SIP कर लीजिए। उसके अलावा एक मल्टी कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, और मल्टी कैप में कोटक मल्टी कैप फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है, या फिर निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड भी कंसिडर किया जा सकता है। इस तरह से एक मल्टी कैप फंड में आप निवेश करें, एक फ्लेक्सी कैप फंड में। साथ ही क्योंकि आपने मिड कैप फंड में निवेश किया हुआ है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि मिड कैप को भी आप रहने दीजिए। तो इस तरह से आप इन्वेस्ट कीजिए। बाकी इतने सारे फंड्स आप रखेंगे, और स्पेशली माइक्रो कैप में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप मुझे काफ़ी नए निवेशक लग रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बदलाव आपको करने चाहिए। और आपको साथ ही अगर 6,000 रुपये से आपने शुरुआत की है, तो आप स्टेप अप कीजिए। हर साल आप मिनिमम 10% से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते जाइए, ताकि आप बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकें। तो 3 फंड्स, एक मल्टी कैप, एक फ्लेक्सी कैप और साथ में एक मिड कैप फंड आपके लिए सही रहेंगे। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ पूछा है अनूप वर्मा ने। अनूप जी, आपने कहा है कि रिटायरमेंट कॉर्पस को जो हम इन्वेस्ट करते हैं रिटायरमेंट के बाद, जिससे रेगुलरली इनकम पाई जा सके SWP के जरिए या अदरवाइज़, वहाँ पर आपने सवाल पूछा है कि क्या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो करने में तो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो होते हैं वहाँ पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% होता है। तो जब इक्विटी एलोकेशन 65% रहेगा, तो यानी कि यहाँ पर उतार चढ़ाव का जोखिम भी अधिक रहेगा। इसके लिए सजेस्ट किया जाता है कि आप अपना जो निवेश करें वो यदि बैलेंस एडवांटेज फंड में करते हैं, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में, तो ये बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से इक्विटी का एलोकेशन जो है वो कम और ज़्यादा करते हैं। यदि इक्विटी मार्केट में ऐसा लगता है कि ये समय बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, सही नहीं है, तो वो एलोकेशन कम भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड चुनना चाहिए। बाकी ये है कि आपका पोर्टफोलियो साइज कितना है, उसमें कितना एलोकेशन आप इस फंड में कर रहे हैं, उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। तो ये कैटेगरी जो है अपने आप में अच्छी कैटेगरी है, लेकिन इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा है, उस बात को आपको समझकर चलना चाहिए। निखिल चौधरी का सवाल मैं ले रहा हूँ, जहाँ उन्होंने पूछा है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से 30 साल का नज़रिया है, तो ये पोर्टफोलियो कैसा रहेगा। 30 साल की एज है और रिस्क एपेटाइट अग्रेसिव है,
तो जब आप कहते हैं आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, यानी कि मार्केट के उतार चढ़ाव का जो जोखिम है उससे आपको डरना नहीं चाहिए। हम देखते हैं कि जब गिरावट आती है मार्केट में तो आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी नुकसान में दिखाई देता है। तो आप यदि एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो सही है। आपने क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, आप कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में, तीनों ही फंड बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप है तो यहाँ पर आपको उतार चढ़ाव का जोखिम दिखाई देगा, और इसके साथ यदि धैर्य बना के रखेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म में आप इससे फ़ायदा कमा सकते हैं। बट मेरा सुझाव आपको ये रहेगा कि एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन एक फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस है, जो आपको मतलब कि बहुत ही मुख्य चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। तो थोड़ा सा लार्ज कैप भी आप ऐड कर लेंगे अपने पोर्टफोलियो में तो ये बेहतर होगा। और एक सवाल पूछा है नेहा ने, और सवाल ये है कि किसी फंड में यदि पहले लमसम करना है और फिर एसआईपी करनी है तो कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, पहले लमसम पैसा इन्वेस्ट कीजिए, मिनिमम अमाउंट जो भी वहाँ पर हो। कुछ फंड्स में मिनिमम 5,000 हो सकता है और किसी फंड में मिनिमम 500 भी हो सकता है। वो आप चेक कर लीजिए कि कितना मिनिमम है, और मिनिमम इन्वेस्ट करने के बाद जब आपका फोलियो क्रिएट हो जाए तो उसी फोलियो में आप मंथली एसआईपी शुरू कर सकती हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है वेंकटेश जी ने, और आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी असेट एलोकेशन फंड दोनों ही पोर्टफोलियो में रखे जा सकते हैं। बिल्कुल रखे जा सकते हैं और रखने भी चाहिए। देखिए, मल्टी असेट एलोकेशन फंड में आपको इक्विटी, डेट और गोल्ड इत्यादि का एलोकेशन मिलता है, और साथ में इसमें सिल्वर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट्स, और कुछ फंड्स में इंटरनेशनल एलोकेशन भी मिल सकता है। और यहाँ पर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में कुछ फंड्स हैं जहाँ पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% है, यानी कि अग्रेसिव एलोकेशन है। कुछ फंड्स में इक्विटी एलोकेशन 65% से कम है, यानी कि 40% टू 60% के बीच रहता है। तो आप ऐसा फंड रख सकते हैं जहाँ पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% है, यदि आप साथ में बैलेंस एडवांटेज फंड ले रहे हैं। और बैलेंस एडवांटेज फंड कैसा है, वहाँ पर इक्विटी और डेट दो असेट क्लास होते हैं, और जो एलोकेशन है वो भी समय समय पर कम और ज़्यादा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यदि दोनों फंड्स रखेंगे और नज़रिया आपका लंबा है तो ये बहुत अच्छी चॉइस रहेगी। और एक फंड्स के जरिए आपको इक्विटी का एलोकेशन ज़्यादा मिलेगा, साथ में थोड़ा डेट और थोड़ा आपको गोल्ड इत्यादि मिल जाएगा। और बैलेंस एडवांटेज फंड के जरिए आपको मार्केट के हिसाब से इक्विटी और डेट का एलोकेशन मिलेगा, जो फायदेमंद साबित हो सकता है। और अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है तपस रंजन जी ने, और आपने कहा है कि आप हैं सीनियर सिटीजन, तो क्या मोमेंटम इंडेक्स फंड आपके लिए रिस्की रहेगा? बिल्कुल, क्योंकि मोमेंटम एक फैक्टर है, और फैक्टर इन्वेस्टिंग जो होती है वो जैसे मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी, ये रिस्की साबित हो सकती है क्योंकि फोकस्ड अप्रोच होती है। तो मेरे हिसाब से यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो आपको बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसे हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन के नाम से भी जानते हैं। उससे आगे बढ़कर कुछ करना है तो आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए, जो कि एक 50 जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उसका इंडेक्स है, उसमें इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। बहुत ही सिंपल सवाल मैंने यहाँ पर लिए हैं। मैंने अभी भी अपना जी बिजनेस का मनी गुरु शो खत्म किया और सोचा कि फटाफट कुछ क्वेश्चंस के आंसर रिकॉर्ड कर लिए जाएं। तो मुझे उम्मीद है जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल सुझाव हों आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।